हो जा रही है। ठीक है। गुड आफ्टरनून भाई। स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सभी का करियर विल एप्लीकेशन पर। गुड आफ्टरनून। नया टॉपिक आज शुरू करेंगे। मीन मोड मीडियन तक अपन ने पढ़ लिया। बहुत ही सिंपल है। आपको पता है मीन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं। ओके भाई, कहीं कोई दिक्कत परेशानी आफत? डन है। चलो, मोड का एक फॉर्मूला होता है। मोड का एक फॉर्मूला होता है, पता है? एक आध सवाल और दें वैसा कि कर लोगे, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? बच्चों को डाउट रहता है पेपर वन में, पेपर टू में। ले बेटा, पेपर वन का सवाल लिख तू। एक सवाल और कराऊंगा बस, ये आखिरी, फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे। पेपर वन का सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है फॉर द मीन एंड मीडियन ऑफ द स्कोर्स। मतलब आंकड़े दिए गए हैं, उन आंकड़ों के माध्य और मध्यका के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आंकड़ों के माध्य और माध्यक या मध्यका के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ये लीजिए, हमने आंकड़े भी दे दिए आपको, मतलब डेटा दे दिया आपको। 15, 8, 13, 1, 23, 15, 20, 1। ठीक है भाई। पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1, मीन इज ग्रेटर देन द मीडियन। ठीक है भाई, माध्य मध्यका से बड़ा है। दूसरा ऑप्शन, मीडियन इज ग्रेटर देन द मीन। तीसरा ऑप्शन, बोथ मीन एंड मीडियन, दोनों माध्य और मध्यका बराबर हैं, आर इक्वल। और चौथा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, मीडियन कांट बी या कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब उसको एज देयर आर इवन नंबर ऑफ स्कोर्स। ये लो भाई, ये 4 ऑप्शन आपके सामने रहे। इन 4 में से आपको उत्तर बताना है। चलिए, क्या होगा भाई? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जैसा कि आप इस सवाल को पढ़ रहे हो। ये सवाल आपको दिख रहा है, ये आपको आंकड़े दे रखे हैं। पेपर 1 का सवाल है। यहां लिखा है माध्य मध्यका से बड़ा है। छोटा बच्चा ही बता देगा मीन इज ग्रेटर देन द मीडियन का मतलब क्या है। माध्य मध्यका से बड़ा है। यहां लिखा है मध्यका माध्य से बड़ी है। तीसरा ऑप्शन, दोनों
माध्य और मध्यिका बराबर हैं। और ये जो चौथा ऑप्शन है ये तो बिल्कुल फालतू है, एकदम फालतू ऑप्शन। मध्यिका को निकाला नहीं जा सकता आंकड़ों की संख्या सम संख्या है, आंकड़े सम संख्या में हैं। यही है चौथा ऑप्शन कि आंकड़े सम संख्या में। बिल्कुल फालतू ऑप्शन है ये तो, कोई मतलब ही नहीं है। आंकड़े चाहे सम में हो चाहे विषम में हो, कुछ भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। अब ये आपके सामने डेटा रहा 15, 8, 13, 1, 23, 15, 20 और 1। सबसे पहले अगर आपको मीडियन निकालना है तो क्या करोगे, इसको एक ऑर्डर में अरेंज करोगे। तो सबसे पहले छोटे नंबर 1, 1। अब इससे बड़ा कौन सा है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, नहीं 8 दिख रहा है तो लिख दिया 8। 8 के बाद कौन सा नंबर, 13। 13 के बाद 15 है 2 बार, फिर है 20 और फिर है 23। अब ये चेक कर लो क्या ये आंकड़े आपने लिखे वो टोटल ये नंबर 2, 4, 6 और 8, 2, 4, 6 और 8, ठीक है। मीडियन निकालने के लिए क्या करना है भाई, सिंपल सा भाई, अगर ये टोटल 8 हैं तो 3 इधर से छोड़ दिए, 3 इधर से छोड़ दिए, ये 2 मिडिल नंबर बचे 13 और 15। इनके बीच का नंबर निकालना है तो क्या करते हैं, एक तरीका ये 13 और 15 को जोड़ दो, 13 + 15 बटे 2। या तो ऐसे कर सकते हो या इनका डिफरेंस निकालो। इनका डिफरेंस कितना आएगा, 2। इस 2 को 2 भागों में तोड़ो, 1 और 1। मतलब 13 में अगर +1 कर दूं तो निकल आएगा और 15 में से -1 कर दूं तो निकल आएगा, जो कि आएगा 14। तो 14 क्या आ गया, मीडियन। 14 क्या आ गया बताओ भाई, मीडियन आ गया, हाँ या ना, ठीक है। मीन कैसे निकालोगे, आप बोलोगे सर मीन कैसे निकलता है। सर जी मीन कैसे निकलता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल का सम करोगे और ये है कितनी संख्याएं टोटल, 8, तो बटे 8 कर दो भाई सम। 8 और 1 9 और 1 10, 10 और 13 23, 23 और 23 कितना हो गया 46। यही हो रहा है, 23 और 23 हो गया 46, 46, 15 और 15 30 50, 46 और 50 96, ये हो गया 96/8, ये निकल के आ गया 12। मीन आपका आ रहा है 12। मीन अगर 12 आ रहा है, मीडियन आ रहा है 14, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, मीडियन इज ग्रेटर देन द मीन। लो भाई ये लीजिए, ये रहा आपका सवाल, बहुत ही बढ़िया। स्टार लगा के एक चीज और लिख लीजिए कि अगर सवाल में मोड पूछा जाए आपको, वैसे तो मोड होता क्या है, मोड होता है बहुलक, जो सबसे ज्यादा बार आया हो। तो यहां पे आप देख पा रहे हो 15 भी 2 बार आया है, 1 भी 2 बार आया है, देख पा रहे हो। ये एक इन जनरल फॉर्मूला है सेंट्रल टेंडेंसी के हिसाब से कि आपको मोड का फॉर्मूला, कोई बच्चा मुझे बताएगा मोड का फॉर्मूला क्या होता है। वैसे तो मोड पता है कि आंकड़े में सबसे ज्यादा बार जो संख्या आएगी, जो सबसे ज्यादा बार आंकड़े में जो संख्या आएगी वही उसका मोड कहलाएगा। लेकिन मोड का एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ। ज्यादा बार आया नंबर तो होता ही है, जिसको बोलते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। एक फॉर्मूला होता है मोड का, मोड इज इक्वल टू, अरे भगवान एक भी बच्चे को याद नहीं है। इशिका ने उत्तर दिया है, एक बालक है इशिका जिसने उत्तर दिया है। स्वाति ने उत्तर दिया है, नीलम ने उत्तर दिया है,
गिने चुने 3-4 ही बच्चे हैं जिनको पता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा। 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इसको याद रखना। डायरेक्ट फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाएगा पेपर में, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बस इसे याद रखना। 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इसे याद रखना अच्छे से। मोड इज इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अगर आपको सीधे मीडियन दे रखा हो और डायरेक्ट मीन दे रखा हो, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना। अब जैसे ये सवाल है मान लो, और आपको इस सवाल में लिखा होता कि मीन है वो मीन है 12 और मीडियन कितना है 14। अगर आपको इस तरीके से दिया होता तो क्या करते भाई मित्र, क्या करते, सीधे यहां वैल्यू पुट करते 3 इंटू 14 माइनस 2 इंटू 12, 42 माइनस 24। ठीक है भाई, डन है भाई। 3 मीडियन माइनस 2 मीन, अगर सवाल में सीधे मीडियन और मीन दे रखा हो और आपसे मोड पूछा जाए तो ये फॉर्मूला आपके सामने रहा, याद रखना इस फॉर्मूले को। डन है भाई, क्लियर है, ओके। तो आप बोलोगे सर कितना आ जाएगा 18, आंसर आता मोड आपका निकल के आता 18। ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब चलो नए टॉपिक पे शुरू करते हैं। कतई कुछ भी नहीं था इस टॉपिक में, यह टॉपिक एकदम आसान था। मीन मोड मीडियन का जो सवाल आपके पेपर में आएगा वो सवाल आपको मतलब 1 नंबर फोकट का देके जाएगा, एकदम फोकट, ये मान के चलो फोकट नंबर। लेकिन आपको भाई इस सवाल को गलत नहीं करना। अगर यह सवाल आपसे गलत हो रहा है तो इसका मतलब आपने क्या कर दिया, अपराध कर दिया। लिखिए भाई नया टॉपिक मेंसुरेशन, जिसको अपन कहते हैं क्षेत्रमिति। अच्छे से पढ़ेंगे इस टॉपिक को, बढ़िया टॉपिक है ये। आपके पेपर में सवाल यहां से 100% आएगा। अगर हम बात करें पेपर 1 की, तो पेपर 1 में यहां से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर 1 में यहां से 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, 1 से 2 प्रश्न। पेपर 1 में 1 से 2 प्रश्न यहां पूछे जाएंगे। और अगर हम बात करें पेपर 2 की, 6 to 8 वाले की, तो यहां 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस टॉपिक से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है भाई, चलो अब बात करते हैं भाई क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति का क्या मतलब है? आप बोलते हो सर हमने, वैसे आपके अगर एनसीईआरटी आप उठा के देखोगे ना, तो एनसीईआरटी में मेंसुरेशन नाम से टॉपिक नहीं होता। एनसीईआरटी में होता है क्या, एरिया एंड पैरामीटर, एरिया एंड पेरीमीटर, और दूसरा वॉल्यूम। इन 2 नाम से टॉपिक से आपकी एनसीईआरटी में सिलेबस में लिखा रहता है। अब आप समझेंगे कि भाई वॉल्यूम और एरिया क्या है। मेंसुरेशन को 2 भागों में हम तोड़ते हैं, एक होता है 2D फिगर, एक होता है 3D फिगर। एक होता है 2D फिगर, एक होता है 3D फिगर। जिसके 2 डायमेंशन हो, जिसकी 2 विमाएं हो, वो क्या कहलाएगा, 2D फिगर कहलाएगा। और जिसकी 3 विमाएं हो, वो क्या कहलाएगा, 3D फिगर कहलाएगा। आप समझिए बहुत बहुत अच्छे से, ऐसा फिगर जिसमें आपको 2 इसकी विमाएं नजर आ रही हूं। जैसे मैं अगर बोलूं ये x है और ये y है, ऐसे आप समझ लीजिए। और 3D फिगर में 3 विमाएं होंगी, ये x है, ये y है, और एक और है, इसको अपन ने z कह दिया। आप फिगर से समझ सकते हो कि भाई फिगर क्या है। जैसे आपने बोला कि अगर हम आकृति की बात करें, और जो हमारे एग्जाम में आती हैं आकृति क्या है, जैसे एक ट्रायंगल, त्रिभुज, 3 रेखाओं की या 3 भुजाओं की एक बंद आकृति क्या कहलाती है, 3 भुजाओं से बनाई गई एक बंद आकृति, अ क्लोज्ड फिगर विच कंसिस्ट बाय 3 साइड्स या 3 लाइन, दैट इज कॉल्ड एज ट्रायंगल। 3 भुजाओं द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति त्रिभुज कहलाएगी, और 4 भुजाओं द्वारा एक बंद आकृति क्या कहलाएगी, क्वाड्रिलेटरल कहलाएगी। क्वाड्रिलेटरल, सर्कल,
ये क्या है? ये सभी के सभी 2D फिगर है। आ रही है बात समझ में? ये सभी के सभी 2D फिगर हैं और इन 2D फिगर में हमें क्या देखना है? हमें केवल और केवल यहां एरिया, जिसको हम कहते हैं क्षेत्रफल, और पेरीमीटर, जिसे हम कहते हैं परिमाप। सिर्फ हमें इन दोनों को फाइंड करना है। सर्कल पे सवाल पेपर में आपके नहीं आता, लेकिन हम फिर भी समझेंगे। ये क्या है भाई? आप बोलोगे सर ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ये क्वाड्रिलेटरल है और ये सर्कल है। चाहो तो आप लिख लो ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त। मैं जब पढ़ाऊंगा तो अलग से इसको लिखेंगे भी, हम बस फिगर देख रहे हैं। और बात करें हम किसकी? 3D फिगर की, तो भाई जिस कमरे में बैठ के आप पढ़ रहे हो, जिस कमरे में बैठ के आप पढ़ रहे हो, अब ये कमरा कैसे भी हो सकता है। ये कमरा चौकोर हो सकता है या ये कमरा लंबाई में हो सकता है। मान लो 10 बाई 10 का कमरा है या 12 बाई 12 का कमरा है, तो आप बोलोगे सर ये तो एक तरह से चौकोर हो गया, क्योंकि 10 इसकी लंबाई हो गई, 10 इसकी चौड़ाई हो गई, और अगर ऊंचाई भी इसकी बराबर हो जाए तो ये कमरा क्या हो गया? आप बोलोगे सर ये एक 3D फिगर हो गया, क्योंकि आप बैठ के जहां पढ़ रहे हो, ये जो फ्लोर है, नीचे का जो फ्लोर है, हम क्या करते हैं, देखो इस फ्लोर में देखो लंबाई और चौड़ाई तो दिख ही रही है, और साथ में ये दीवार का जो कोना है, यहां से मुझे ऊंचाई भी दिख रही है, तो ये एक 3D फिगर हो गया। क्लियर है? अब यहां पे जैसे हम कमरे की बात कर रहे हैं, तो कमरे मतलब हम सिंपल सा क्या बोल सकते हैं, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो, उसे अपन क्या कहेंगे? घन, क्यूब। तो वो ये बन गया भाई। इसको अपन क्या कहेंगे? क्यूब कहेंगे। ठीक है, मैं लिख देता हूं, लो, घन। अगर लंबाई चौड़ाई, मतलब लंबाई ज्यादा हो चौड़ाई से, और ऊंचाई भी अलग हो, मतलब तीनों ही अलग अलग हो, तो वो क्या कहलाएगा? क्यूबॉइड कहलाएगा। कुछ ऐसा अपन इसको बना देते हैं। क्यूबॉइड, घनाभ। ठीक है। सिलेंडर, बस इसकी आकृतियां आपको पता होनी चाहिए। ये क्या होगा आपका? सिलेंडर, जिसको अपन कहते हैं बेलन। अगर मैं आपके सिलेबस में बोलूं तो आपके एग्जाम का सिलेबस बस यहीं तक है। इसके अलावा कोई भी आकृति 3D में आपसे पूछी नहीं जाएगी, आपके किताबों में ही नहीं है। अब जैसे आगे पढ़ते हो आप, कोन, स्पेयर, ये सब आपकी किताबों में ही नहीं है। इस पर सवाल आपके पेपर में नहीं आएगा, जिसको हिंदी में कहते हैं शंकु। अब जैसे एक हो गया ये सॉलिड गोला, इसको अपन कहते हैं स्पेयर, इसे कहेंगे गोला। ये दोनों आपके सिलेबस में है ही नहीं। आपके पेपर में जो सवाल आता है, एक सवाल क्यूब और क्यूबॉइड पे आएगा, और क्यूब क्यूबॉइड पर, अब देखो यहां पर तुम्हें क्या करना है, यहां हमसे क्या पूछा जाएगा? वॉल्यूम, जिसको अपन कहते हैं आयतन, और आपसे पूछा जाएगा यहां पे सरफेस एरिया, जिसे हम कहते हैं हिंदी में पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 3D फिगर में फॉर्मूले जब आप देखोगे तो आपको दो तरीके के फॉर्मूले दिखेंगे। एक दिखेगा सरफेस एरिया का और एक दिखेगा वॉल्यूम का। सरफेस एरिया भी दो होते हैं। क्लियर है भाई? हाँ या ना, यस और नो, समझ रहे हो इस बात को? बोलिए। प्रिज्म पिरामिड हम समझाएंगे, सब समझाएंगे। ठीक है, शुरुआत किससे करेंगे? शुरुआत करेंगे हम 2D फिगर से, और 2D फिगर में भी सबसे पहले ये क्या है? ट्राइंगल है। मैं लिख ही देता हूं, क्वाड्रिलेटरल और सर्कल। ठीक है, त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त। अपन शुरुआत करेंगे किससे? ट्राइंगल से। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि भाई ट्राइंगल को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डाल लीजिए हेडिंग, ट्राइंगल, जिसको कहते हैं हिंदी में त्रिभुज। अब इसके कुछ प्रकार होते हैं, वो अपन को पढ़ना होगा, उनके फॉर्मूले हमें देखना होगा।
केवल और केवल इस टॉपिक में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर आपको एरिया और पेरीमीटर का फॉर्मूला याद है तो आप किसी भी सवाल को सॉल्व करोगे। आपके पेपर में ऐसा सवाल आएगा ही नहीं कि आप फॉर्मूला पुट करके वैल्यू पुट करो फॉर्मूले में और आंसर ना आए। भाई बहुत ही सिंपल आता है, बहुत ही सिंपल, एकदम बिल्कुल क्या बोले उसको, कलंक धब्बा, ऐसा सवाल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ट्रायंगल की बात करते हैं। अगर हम बात करें भाई क्षेत्रफल की, एरिया की, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? देखो, किसी भी फिगर का एरिया तुम कब निकाल पाओगे? किसी भी फिगर का एरिया आप तब निकाल सकते हो जब उसके दो डायमेंशन एक दूसरे से लंबवत हो। लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री, हम कहेंगे परपेंडिकुलर। अगर एक विमा ये है और दूसरी ये है, तो अगर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं हुए तो आप नहीं निकाल सकते। और होता क्या है, ये जो आपकी डायमेंशन है, जो दो डायमेंशन है, क्योंकि 2D फिगर का मतलब दो डायमेंशन, इसमें दो डायमेंशन होंगी, और दोनों डायमेंशन अगर एक दूसरे के लंबवत हैं तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, गुणा हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए आप जब अपने कमरे में बैठे हैं, या मान लीजिए कोई प्लॉट है, उस प्लॉट का जब आप एरिया बताते हो तो कैसे बताते हो? प्लॉट का एरिया आप बोलते हो सर ये प्लॉट का एरिया, ये प्लॉट ऐसा है, तो आप बोलोगे ना ये देखो 40 फुट ऐसे और 30 फुट ऐसे, तो 30 गुणा 40 क्यों करते हो? मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो आपस में? प्रोडक्ट ऑफ डायमेंशन क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो एक दूसरे के लंबवत हैं। लेकिन अगर वो लंबवत नहीं है तो उनका डायरेक्ट प्रोडक्ट ना कर दोगे, तब तो अलग अलग फॉर्मूला होता है। देखो यहां पे एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल का बेसिक जो फॉर्मूला है, और वो बेसिक फॉर्मूला क्या है? हाफ आधार गुणा ऊंचाई। ये लीजिए, ये है आपका बेसिक फॉर्मूला किसका? ट्राइंगल का, हाफ बेस इंटू हाइट। इसे याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं भाई आगे। सबसे पहला टाइप लिखते हैं, टाइप नंबर 1, जिसे अपन कहते हैं स्केलन ट्राइंगल। अब भाई साहब ये स्केलन ट्राइंगल क्या होता है? स्केलन ट्राइंगल को हिंदी में कहते हैं विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज। अब नाम से मुझे पता चल रहा है, जब हम इसका नाम पढ़ रहे हैं तो नाम से मुझे पता चल रहा है कि सर ये जो विषम बाहु त्रिभुज है इसका मतलब क्या होगा? ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड अलग अलग हों, ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड अलग अलग हों। जैसे मैंने मान ली ये है आपका ए, ये है बी और ये है सी। तो इस ट्राइंगल को देख के आपको क्या समझ आ रहा है मुझे बताना जरा। आप बोलोगे सर इस ट्राइंगल को सर हमें देख के ये समझ आ रहा है अनइक्वल साइड्स। ऐसा ट्राइंगल जिसकी साइड्स क्या हो? अनइक्वल हो। मतलब ए बी के बराबर नहीं है और बी सी के बराबर नहीं है और सी ए के बराबर नहीं है। इसका मतलब तीनों ही भुजाएं अलग अलग हैं। तीनों ही भुजाएं क्या हैं? अलग अलग हैं। तीनों की लंबाइयां अलग अलग हैं। नो इक्वल साइड, अनइक्वल साइड। अब ऐसा ट्राइंगल, क्योंकि ट्राइंगल का तो हमने फॉर्मूला देख रखा है। अब आप बोलोगे ट्राइंगल का सर फॉर्मूला ये रहा, हाफ बेस इनटू हाइट। क्या इस ट्राइंगल में आपको हाइट पता है? मान लीजिए इसे आपने अगर आधार मान लिया, सी अगर मान लीजिए बेस है, तो इसकी एक हाइट होनी चाहिए। अगर मान लीजिए ए अगर बेस मान लो तो यहां से एक हाइट होनी चाहिए। अगर बी को बेस मान लो तो यहां से हाइट होनी चाहिए। ऐसा ट्राइंगल जिसमें केवल 3 भुजाएं दी गई हों और जिसमें कहीं भी हाइट का जिक्र ना हो, तो इस फॉर्मूले की मदद से आप कैसे निकालोगे? ये फॉर्मूला तो धरा का धरा रह गया आपके लिए। तो ऐसे फॉर्मूले को ऐसे ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया जिसको अपन बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। और एरिया निकालने का, क्षेत्रफल निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? बच्चों को मालूम है, अंडर रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये क्या है आपका? इसे हम कहते हैं
हीरोन्स फॉर्मूला, इसे हम बेटा क्या कहते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला कहते हैं। यहां पर ए बी सी क्या है, इसकी भुजाएं, ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल की भुजाएं हैं ए बी और सी। और यहां जो एस लिखा हुआ है, एस का मतलब क्या है, आप बोलोगे सर एस का मतलब है यहां पे सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का आधा। ये क्या है, सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा। सेमी पेरीमीटर को हिंदी में क्या बोलेंगे, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। इसको तो पता ही है, एरिया का मतलब क्षेत्रफल। लो भाई हम लिख रहे हैं, कहीं हिंदी में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वरना बच्चा बोलेगा सर हिंदी नहीं लिखा रहे। और पेरीमीटर क्या होता है भाई, पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप, पेरीमीटर का मतलब परिमाप। पेरीमीटर को हम किससे डिनोट करते हैं, पी से, और सेमी पेरीमीटर को किससे डिनोट करते हैं, एस से। इसको हम डिनोट करेंगे एस से, इसको हम डिनोट करेंगे पी से। पेरीमीटर क्या होता है भाई, पेरीमीटर का मतलब यह होता है उसकी सतह की लंबाई, लेंथ ऑफ द बाउंड्री। कोई भी फिगर हो, कैसा भी फिगर हो, सीधा टेढ़ा मेढ़ा आड़ा तिरछा कैसा भी फिगर हो, उसकी जो बाउंड्री है, उसकी बाउंड्री की पूरी जो लंबाई है, मान लीजिए भारत का नक्शा है, ये भारत का नक्शा, नहीं बना पाऊंगा भाई, ड्राइंग नहीं हो पाएगी मुझसे। तो ये जो बाउंड्री की लंबाई है, देखो यहां से लेके ये जो पूरी लंबाई है, यही उसका परिमाप कहलाएगी। इसका मतलब उसकी भुजाएं जुड़ गई, तो पेरीमीटर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। और वहीं सेमी पेरीमीटर क्या हो गया, पेरीमीटर का आधा मतलब ए प्लस बी प्लस सी का हाफ। बस भाई इन फॉर्मूलों को याद रखना। ये फॉर्मूला कब लगेगा, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये फॉर्मूला तब लगेगा जब आपको ट्राइंगल की 3 साइड दे रखी हो। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब ट्राइंगल की 3 साइड आपको दे रखी हो और आपको ऊंचाई का पता नहीं हो, तब आप तीनों भुजाओं से निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है, हाँ या ना, ठीक। अब लिखिए दूसरा। अब यहां आते हैं, सेकंड नंबर का ट्राइंगल अपन पढ़ेंगे, जिसको अपन कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, जिसको हिंदी में कहते हैं समकोण त्रिभुज, जिसको हिंदी में कहते हैं समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। अब भाई क्या मतलब है भाई समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का मतलब यह हो गया ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। लो भाई बना दिया हमने एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का है। ये लो, ये है 90 डिग्री का एंगल। अब हमने मान लिया इसको ए, इसको मान लिया बी और इसको मान लिया सी। क्लियर है। अगर मैं पेरीमीटर निकालूं, मैं पेरीमीटर को सीधे पी से डिनोट कर देता हूं। लो भाई पी, तो पेरीमीटर क्या होगा, तीनों भुजाओं का सम, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है। एरिया को मैं बड़े ए से डिनोट करता हूं, ये हो गया बड़ा ए मतलब एरिया। अब आप बोलोगे सर एरिया क्या होगा, एरिया होगा हाफ बेस इनटू हाइट। एरिया क्या होगा, हाफ बेस इनटू हाइट। क्योंकि यहां पर आपको समझ में आ रहा है सर ये इसका बेस हो गया और ये इसकी ऊंचाई हो गई, तो कैसे निकाल लोगे, हाफ बेस इनटू हाइट। हाँ या ना, यस और नो, जल्दी बोलो। लाइव टेस्ट कब कंडक्ट करते हैं, लाइव टेस्ट हमारे हो गए हैं सीटेट में बंद। क्यों, क्योंकि सीटेट हो गया है ऑफलाइन। जब बेटा ऑनलाइन पेपर हुआ था तब हम ऑनलाइन दे रहे थे। अब आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे पीडीएफ के फॉर्म में। फोटोकॉपी वाले के पास जाइएगा और उसको बोलिएगा भैया इसकी जेरोक्स निकाल दो, तो फिर वो 10 आपके मॉक टेस्ट की जेरोक्स निकाल देगा। साथ में ओएमआर शीट हम आपको दे देंगे। घर बैठ के तसल्ली से 2.5 घंटे अपने मोबाइल पर
टाइमर लगा के बैठ के पेपर दीजिएगा, क्योंकि पेपर आपका ऑफलाइन है, अब ऑनलाइन नहीं है। जब ऑनलाइन था तो ऑनलाइन देते थे, लेकिन जब ऑनलाइन ही नहीं है तो क्या करोगे भाई ऑनलाइन देके? कंप्यूटर पे देके क्या पागल हो जो कंप्यूटर बैठ के दोगे? जब आपका ऑफलाइन है तो ऑफलाइन करो, ओएमआर शीट भरने की करो, कोई दोबारा से ओएमआर शीट बननी पड़ेगी। अब आधे से ज्यादा बच्चा तो ओएमआर में बच्चों के मैसेज आते हैं, सर मैंने नाम गलत कर दिया, सर मैंने ये गलत कर दिया। क्यों, कैसे गलत कर दिया? नशा करके गया था तू, ऐसे कैसे गलत कर दिया? इसका मतलब तुमने कभी जीवन में ओएमआर भरी नहीं थी, पैनिक कर गए, वहां पे उल्टा सीधा भर दिया, नाम की जगह कुछ और भर दिया, पेपर कोड की जगह ए की जगह डी भर दिया। ओएमआर में अगर आपने गोला गलत भर दिया, चाहे कितना भी बढ़िया पेपर आपका गया हो, ये समझो निपट गए, गया, टाटा गुड बाय, कुछ बचा ही नहीं, गए। राहुल गांधी का डायलॉग है ये। वैसे ही निपट जाओगे तुम। तो कृपया करके ओएमआर शीट भरा, मतलब उसको भरें, कोशिश करें, है ना। तो मॉक टेस्ट की जेरोक्स निकालना, साथ में ओएमआर रखना और प्रॉपर अपना, क्योंकि ओएमआर के लगभग आपको सवाल भरने 150, और 150 सवालों के गोले भरने में मुझे ऐसा लगता है कि मिनिमम बच्चा अगर ढंग से भरे तो उसको 20 मिनट का वक्त लगता है। ठीक है। मॉक टेस्ट कब मिलेंगे? मॉक टेस्ट मिलेंगे जनवरी में, आपको जनवरी में मिलेंगे। ठीक है, चलो आओ। हाफ बेस इंटू हाइट, इसका क्या हो गया? एरिया हो गया, पेरीमीटर हो गया a प्लस बी प्लस सी। अब यहां पर एक थ्योरम है जिसको अपन पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। पाइथागोरस भाई साहब जो थे, उन भाई साहब ने क्या कहा? उन्होंने एक थ्योरम दे दी, पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम को हिंदी में प्रमेय कहते हैं, और पाइथागोरस तो पाइथागोरस ही है। ये पाइथागोरस थ्योरम किसके बारे में है? ऐसे त्रिभुज के बारे में है जिसकी एक एंगल, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, उसे अपन क्या कहते हैं? वहीं पर आपकी ये थ्योरम लगती है। 90 डिग्री के सामने वाला, जैसे ये देखो, ये मैं ऐसे बना देता हूं, ये मैंने एक ट्राइंगल बना दिया, ये है 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी, इस भुजा को अपन कहते हैं हिंदी में कर्ण, और इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस। ये जो नीचे की भुजा है, इसे अपन कहते हैं हिंदी में आधार, और इंग्लिश में कहते हैं बेस। और इधर साइड की जो भुजा है, उसको इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर, और हिंदी में कहते हैं लंब। तो पाइथागोरस साहब क्या कह गए? एक थ्योरम दे गए, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। अगर हिंदी में इसको लिखें तो हिंदी में क्या हो गया? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। याद रखिएगा इसको। अब ये थ्योरम हम पढ़ क्यों रहे हैं, बताओ मुझे। इस थ्योरम का फायदा क्या है? इस थ्योरम से हमको ये बात पता चलेगी कि सर जब आपको सवाल दिया जाएगा, जब हमें सवाल दिया जाएगा, उस सवाल में नंबर्स होंगे, संख्याएं होंगी, और यहां पे जो संख्याएं आपको दी जाएंगी, मतलब जो भुजाएं होंगी, जो भुजाओं की संख्या होगी, वो संख्या पाइथागोरस को फॉलो कर रही होगी। कब? जब वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। जब वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो 100% उसको क्या करेगी? इसको फॉलो करेगी। तो ऐसे नंबर जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं, ऐसे 3 नंबर, क्योंकि 3 नंबर है यहां पे, 3 टर्म्स हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइट। तो ऐसे 3 नंबर जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करें, उन्हें हम क्या कहते हैं हिंदी में? वो इंग्लिश में उनको कहते हैं ट्रिपलेट। त्रिक कहते हैं हिंदी में उसको। ठीक है, इनको हम ट्रिपलेट्स कहते हैं। ऐसी 3 संख्याएं जो पाइथागोरस को फॉलो करें, और पाइथागोरस हमेशा किस पर लगेगी? राइट एंगल ट्राइंगल पे, बस। अब जैसे 3 नंबर क्या क्या है? बेसिक ट्रिपलेट क्या है? 3, 4 और 5। साफ दिख रहा है? और आपको पता है जो सबसे बड़ा नंबर है वो हाइपोटेनस है।
सबसे बड़ा नंबर अगर हाइपोटेनस होगा, सबसे बड़ा नंबर हाइपोटेनस होगा, इसका मतलब इनमें से कोई एक बेस है, कोई एक हाइट है, और एरिया निकलता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये मत करना कि 5 रख देना इसके अंदर एरिया निकालने में, नहीं, सबसे बड़ा नंबर आपका हाइपोटेनस होगा। हाइपोटेनस ही सबसे बड़ा नंबर होता है। 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 9 और 16 को जोड़ेंगे वो 5 के स्क्वायर के बराबर होगा, मतलब 25। ये इसका एग्जाम्पल है ट्रिपलेट का। ऐसी 3 संख्याएं जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करें उन्हें ट्रिपलेट्स कहते हैं। डन है भाई, क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब लिखिए सवाल। सवाल से समझ में आएगा, ऐसे तो समझ में आपको कुछ नहीं आएगा। वैसे भी आपका ये ऊपर का हिस्सा सख्त तो है। लिखो, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जिसकी साइड्स हमने दे दी, हुज साइड्स आर 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ये लीजिए, हमने आपको 3 साइड दे दी और लिख दिया 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। बहुत ही बच्चों वाला सवाल है, एकदम आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है, एकदम बेसिक सा सवाल है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? हमको 3 भुजाएं पता हैं। ये लो भाई, हमको 3 भुजाएं पता है, और 3 भुजाएं क्या हैं? 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? ओके, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। हम ये चेक करेंगे क्या ये पाइथागोरस को फॉलो कर रही है। अगर ये तीनों भुजाएं, वो तीनों नंबर पाइथागोरस को फॉलो करेंगे तो इसका मतलब ये ट्रिपलेट है। और आपको पता है कि सर अभी आपने हमें बताया 3, 4 और 5, जो 3, 4, 5 हैं ये सबसे छोटी ट्रिपलेट है। अब आप बताओ, इस ट्रिपलेट के जो मल्टीपल होंगे वो भी ट्रिपलेट होंगे, मतलब 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, ये भी ट्रिपलेट होंगे। अगर इसका 3 गुना कर दोगे, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, 9, 15, 9, 12, 15, ये भी ट्रिपलेट होंगे। अगर इसका 4 गुना कर दो, 3 चौक 12, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, ये भी ट्रिपलेट्स होंगे। मतलब ट्रिपलेट के मल्टीपल भी ट्रिपलेट्स होते हैं। इस चीज को याद रखना, ट्रिपलेट के मल्टीपल भी ट्रिपलेट होंगे। तो आपको पता है, आपको तो साइड ये दी गई हैं 6, 8 और 10। फॉर्मूला है हाफ बेस इंटू हाइट, है कि नहीं भाई? तो ये अगर आपको साइड दी गई 6, 8, 10, जिसमें सबसे बड़ा नंबर क्या हो गया? हाइपोटेनस। अगर ये हाइपोटेनस है तो इनमें से कोई बेस है, कोई हाइट है, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई होना है। तो बस भाई, एरिया आ गया हाफ, 6 इंटू 8, 8 तिया 24, आंसर आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पे मैट्रिक यूनिट क्या आएगी? स्क्वायर में आ जाएगी एरिया की। क्लियर है भाई? बोलो हाँ या ना। हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है? ओके, अब आप बोलोगे सर एक बात बताओ, अगर हमको पता ही नहीं है ट्रिपलेट क्या है, हमें कुछ नहीं पता, हमको तो 3 साइड दे रखी हैं। आपको पता है बेटा, अगर आपको 3 साइड दे रखी हैं तो आपके सामने एरिया का एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अगर 3 भुजाएं आपको दे रखी हैं तो इस फॉर्मूले से आंसर निकालोगे, वही आएगा 24। कैसे भी चेक कर लो। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? एस, और वो कितना होगा? 6 + 8 + 10/2। इनका पेरीमीटर कितना आएगा? आप बोलोगे सर पेरीमीटर तीनों का जोड़ने पे आ रहा है 24, 2 से काटा तो एस की वैल्यू आ गई 12। वैल्यू आपने यहां पे पुट कर दी तो देखो क्या होगा। एस की जगह लिखा 12, 12 में से पहली भुजा माइनस करी 6,
दूसरी भुजा माइनस करी 4, तीसरी भुजा माइनस करी 12 में से 10, कितना आ गया 2। ठीक है भाई, अंडर रूट के अंदर आपका क्या आना चाहिए, 2 पेयर आना चाहिए, जैसे 12 और 6 दूनी 12, तो 2 बार 12 आ रहा है, 12 बाहर आ गया अंडर रूट के, लो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो 2 बाहर आ गया, 12 दूनी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लीजिए, यही आपके सवाल का उत्तर है। चाहे आपने हीरोन्स फॉर्मूला से इस सवाल को सॉल्व किया, और चाहे आपने, क्योंकि आपने ये पता कर लिया कि ये तीनों नंबर क्या हैं, ट्रिपलेट हैं, तो आपके सामने डायरेक्ट फॉर्मूला था हाफ बेस इनटू हाइट का। अगर मान लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा है ये तीनों ट्रिपलेट हैं, अगर ऐसा आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि अगर ये तीनों ट्रिपलेट हैं, तो आपके सामने ये भी फॉर्मूला दिया है, तो हम ये समझ गए कि ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला यूनिवर्सल है। मतलब अगर आपको 3 भुजाएं दे रखी हैं, तो इस फॉर्मूले की मदद से आप किसी भी 3 भुजाओं का एरिया बता सकते हैं ट्राइंगल का। डन है, हाँ या ना, बोलो भाई, चाहे वो ट्राइंगल कोई सा भी हो। ओके, यहां पे एक छोटी सी बात आपको समझ में आई होगी, जब हम पेरीमीटर निकाल रहे हैं, पेरीमीटर इस सवाल का निकालेंगे, तो पेरीमीटर कितना आएगा, 24 सेंटीमीटर, क्यों, 6 + 8 + 10। और जब हमने एरिया निकाला, तो एरिया कितना आया, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं यूनिट को छोड़ दूं, जैसे यूनिट देखो यहां सेंटीमीटर है और यहां सेंटीमीटर स्क्वायर है, अगर हम यूनिट को छोड़ दें तो न्यूमेरिकली यहां पर पेरीमीटर और एरिया सेम है। तो आपको सवाल कैसा भी एग्जामिनर पूछ सकता है, आपका दिमाग घुमाने के लिए पूछ सकता है, आपको कह सकता है कि ऐसा एक ट्राइंगल जिसका न्यूमेरिकली एरिया और पेरीमीटर बराबर है, और ऐसे करके घुमा देगा वो सवाल को। ठीक है, लेकिन हम समझ जाएंगे कि न्यूमेरिकली बराबर कब होगा, जब ट्रिपलेट होगा। क्लियर है, बोलो हाँ या ना, लिखो एक और सवाल। समझना जरूरी है, सीखना जरूरी है, तब जाके बात बनेगी। लिखो, find the area of triangle whose sides are 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। चलो बताओ, एकदम सेम क्वेश्चन हमने आपको दिया, इसका आंसर बताइए। ट्रिपलेट का मल्टीपल ट्रिपलेट होती है, क्यों नहीं समझ रहे इस बात को, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, ट्रिपलेट्स का जो मल्टीपल होगा, कितना भी मल्टीपल हो, वो भी ट्रिपलेट होगा। इस बात को आप कृपया करके अपने जहन में डाल लीजिए। मतलब 3, 4, 5 अगर ट्रिपलेट है, इसका 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना, 200 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, कुछ भी कर लो, 1, 2, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना, सबके सब ट्रिपलेट ही होंगे। बस इस बात को समझ लो अच्छे से। आओ, सेम सवाल है, अब ये मत बोलना कि हिंदी में लिख दो, खोपड़ी फोड़ दूंगा मैं तुम्हारी। एकदम सेम सवाल लिखा है, जैसा ये था वैसा ही ये है, केवल साइड चेंज करी है। इसमें भी लिखते हो हिंदी कर दो, इंग्लिश लिख दो। आओ भाई, देखो इस सवाल को। अब आपके सामने क्या नजर आ गया, 5, 12 और 13। आपको साफ पता चल गया सर ये तो ट्रिपलेट है। 5 का स्क्वायर होता है 25, 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 का स्क्वायर होगा 169। एक 25 में 144 जोड़ देंगे 169 ही होता है। ये तो रही ट्रिपलेट। अगर ये ट्रिपलेट है तो जो 13 है वो क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या ही हाइपोटेनस होगी, कर्ण होगी। इसका मतलब इनमें से कुछ बेस है, कोई हाइट है।
या तो ये बेस होगा तो ये हाइट होगा, ये बेस है तो ये हाइट है, और इनसे फर्क नहीं पड़ता कौन सा बेस है कौन सा हाइट है, क्योंकि एरिया का फॉर्मूले में दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, हाफ बेस इंटू हाइट। जब आधार गुणा ऊंचाई है तो दोनों का गुणा ही तो होना है सत्यानाशियों। 1/2 इंटू 5 इंटू 12, आंसर आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो भाई किसी तरह से कोई दिक्कत है? क्लियर है? हाँ या ना, यस और नो कर भी लोगे, कहीं कोई दिक्कत तो है नहीं। हमें नहीं पता ये ट्रिपलेट है कि नहीं, हमको तो कुछ नहीं पता, हमें बस ये पता है कि हमें 3 साइड दे रखी हैं, 5, 12 और 13, जिसका पेरीमीटर निकाला तो वो आ गया 30 सेंटीमीटर, और सेमी पेरीमीटर निकाला, वो पेरीमीटर का आधा होता है, मतलब 15 सेंटीमीटर। एरिया का फॉर्मूला हमारे सामने क्या रहा? अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, मतलब सेमी पेरीमीटर में से भुजाओं को माइनस कर दो। तो भाई 15 में से 5 गए, अंडर रूट 15, 15 में से 5 गए 10 बचा, 15 में से 12 गए 3 बचा, 15 में से 13 गए 2 बचा। अब आप बोलोगे सर 15 दूनी 30 और 10 तिया 30, 30 दो बार आ रहा है, 30 बाहर निकल आया, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा आपका एरिया। चाहे आप इससे सॉल्व करो चाहे आप इससे सॉल्व करो, आंसर आपका सेम है। यहां मैं उसमें आपको यह सिखाना चाह रहा हूं कि ट्रिपलेट को फाइंड कर लेना कि संख्या में ट्रिपलेट है कि नहीं, पहली बात। दूसरी चीज कि आपको अगर नहीं समझ में आ रहा ट्रिपलेट है, वैसे तो ट्रिपलेट्स याद करनी पड़ती हैं, आपको ट्रिपलेट याद ही करनी पड़ेंगी, इसका कोई वो थोड़ा है पढ़ने वाले बच्चे याद करते, ऐसे तो स्क्वायर आपको क्या है, स्क्वायर भी तो याद ही होंगे कि नहीं होंगे, तो ट्रिपलेट्स याद करनी पड़ती हैं, तो ट्रिपलेट्स आपको याद होनी चाहिए। ठीक है भाई, डन है, ओके, क्लियर है भाई? बताओ भाई कौन कौन सी ट्रिपलेट है? कुछ ट्रिपलेट्स हैं जो आपकी मेन ट्रिपलेट्स हैं, जैसे 3, 4, 5, 5, 12, 13। ठीक है भाई, याद होंगी 6, 8, 10, जो कि इसी का मल्टीपल है। ठीक है, एक होती है 7, 24, 25, एक होती है 8, 13 या 8, 15, 17। क्या ये होती है पक्का? ओके, एक हो गई 9, 40, 41, एक हो गई 10, 24, 26, एक हो गई 11, 60, 61। ये आपको ट्रिपलेट्स याद होनी चाहिए। ठीक है, ये ट्रिपलेट्स आपको याद होनी चाहिए, बट बस इस बात का याद रखना, हाइपोटेनस हमेशा सबसे बड़ा नंबर होगा। ये जो सबसे बड़ा नंबर है ना इसका ट्रिपलेट का, यही हाइपोटेनस होगा। उसके अलावा आपके हाइट और बेस होंगे। तो ट्रिपलेट को समझने में एक चीज याद रखना, 20, 21, 29, ठीक है, ये बड़ा नंबर आपका क्या है? हाइपोटेनस है। बस कृपया करके इस बात को समझना। और जो छोटे आपके नंबर हैं, वो छोटे नंबर आपके क्या होंगे? उनमें से कोई बेस होगा, कोई हाइट होगा। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लिखिए। पिछले सवाल में भी हमने एक चीज सीखी, क्या सीखी बताओ? पिछले सवाल में भी हमको एक चीज समझ में आई। आप में से कई बच्चे होंगे, देखो एरिया 30 आ रहा है और पेरीमीटर भी 30 आ रहा है, ये भी न्यूमेरिकली बराबर है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक में ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं है, हर एक में नहीं होता। ठीक है,
हर एक में नहीं होता, लेकिन किसी किसी में होता है, जहां न्यूमेरिकली इक्वल आ जाता है एरिया और पेरीमीटर। लिखो भाई, इफ द पेरीमीटर of a triangle is 40 centimeter. If a perimeter of a triangle is 40 centimeter and two sides are 15 centimeter and 8 centimeter, two sides are 15 centimeter and 8 centimeter, then the area of a triangle is, बताओ क्या होगा? सवाल का उत्तर क्या होगा? सवाल का उत्तर यह है कि यदि एक त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है और उसकी दो भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं, दो भुजाओं की लंबाई 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? बताओ भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? अब आप बोलोगे सर क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे तीनों साइड तो पता होनी चाहिए। क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे तीनों साइड पता होनी चाहिए। अब आप बोलोगे सर एक साइड दे रखी है 8 सेंटीमीटर, एक दे रखी है 15 सेंटीमीटर और तीसरी साइड मुझे नहीं पता। ये जो तीसरी साइड है वो मुझे नहीं पता, और पेरीमीटर का मतलब है तीनों साइड का सम। टोटल सम कितना आ रहा है इसका? आप बोलोगे सर टोटल आ रहा है सम, पेरीमीटर तो आ रहा है 40। तो इस साइड को अगर आपको निकालना होगा तो कैसे निकालोगे भाई? 15 में 8 जोड़ दिया 23 आया, 40 में से 23 चले गए, इसका मतलब ये साइड निकल के आ गई और ये साइड कितनी होगी? 17। डन है भाई, तीनों साइड का सम ही तो पेरीमीटर होता है। तो अगर पेरीमीटर 40 दे रखा है, दो साइड दे रखी है, तो तीसरी साइड निकाल लो। अब यहां लिखा है 8 15 17, अपन को पता है ये पेरीमीटर वो है ट्रिपलेट। अगर ये ट्रिपलेट है तो इसका मतलब ये साइड किसकी हुई? अगर ये ट्रिपलेट है तो इसका मतलब ये तीनों साइड किसकी हुई? आप बोलोगे सर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड है, राइट एंगल ट्राइंगल। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं। तो कभी कभी सवाल में आपको 4 ट्रिपलेट्स दे दी जाएंगी। कभी कभी क्या होता है, सवाल में आपको ऐसी 4 ट्रिपलेट दे दी गई ऑप्शन में और आपसे पूछा बताओ भाई राइट एंगल ट्राइंगल की कौन सी भुजा है, या राइट एंगल ट्राइंगल की निम्नलिखित में से कौन सी साइड्स हैं। आ रही है बात समझ में? तो इसका मतलब आपको 4 ऑप्शन में से देखना होगा कि कौन सा ट्रिपलेट है, तो आप बोल पाओगे सर ये जो भुजाएं हैं वो किसकी हैं? समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, है ना? तो ऐसा भी ऑप्शन में एक सवाल आ सकता है। बस भाई एरिया कैसे निकालोगे? हाफ बेस इनटू हाइट। बड़ी साइड हो गई हाइपोटेनस, इसका मतलब इसमें से कोई बेस है कोई हाइट है। बस बेटा हाफ 8 गुना 15, 15 चौक होता है 60, आंसर आ गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। हर एक बच्चे का यही उत्तर आना चाहिए, हर बच्चे का यही उत्तर आना चाहिए, इसके अलावा कोई उत्तर नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है तो उसका मतलब कहीं ना कहीं समझने में आप गलती कर रहे हो। मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझाऊं। क्या बोलती कंपनी? समझ में आ रेला है? बोलो बोलो भीड़ू, समझ में आ रेला है कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़े।
आगे बढ़ के एक सवाल और लिखो। बहुत तेज हो रहे हो तुम, बहुत अच्छे सवाल सॉल्व कर रहे हो, करो तुम। लो भाई, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, एकदम सेम सवाल दे रहा हूं मैं, तो इसकी हिंदी मत बोलना। एंड टू साइड्स आर, एंड लेंथ ऑफ टू साइड्स आर, दो भुजाओं की लंबाई ये दे रखी है 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज, करके बताओ। चलो आ रहा है। प्रीति कह रही है बहुत कंफ्यूजन है सर, मेरे को इतना कंफ्यूजन मैं बता नहीं सकती सर, मुझे नहीं आ रहा कुछ भी समझ में क्या हो रहा है मेरे जीवन में। सर मैं तो इतनी कंफ्यूज हूं, समझ में नहीं आ रहा। जेब में हाथ डाला, देखा तो इसमें पूरी 500 की गड्डी पड़ी थी, पता नहीं कहां से आ गई, कौन रख गया मेरी जेब में। अबे ओ कंफ्यूजन, कहां से क्या कंफ्यूजन हो क्या रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रही है तुमको। सिंपल सी भाषा में, हिंदी में, एकदम सिंपल, ना किसी उर्दू का प्रयोग ना ही अंग्रेजी का प्रयोग। अगर आपको त्रिभुज की 3 भुजाएं पता हैं तो आपके सामने एक सूत्र है जिसे हम हीरोन्स फॉर्मूला कहते हैं, जिसे एक गणितज्ञ जिनको कहते थे अलेक्जेंड्रिया, उनके द्वारा निर्मित इस सूत्र को बनाया गया ऐसे त्रिभुज के लिए जिसकी 3 भुजाएं हमें पता हो। ठीक है भाई, सिंपल सा फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला। अगर 3 भुजाएं हैं तो तीनों भुजाएं अगर पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो कर रही हैं, इसका मतलब वो तीनों ट्रिपलेट है। और ट्रिपलेट क्यों होंगी, या वो पाइथागोरस को अगर फॉलो कर रही हैं, उसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों भुजाएं राइट एंगल ट्राइंगल की भुजाएं हैं, समकोण त्रिभुज की साइड्स है। ठीक है भाई। और उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट, क्योंकि वहां पे आधार और ऊंचाई हमें पता होती है। जो सबसे बड़ा नंबर होता है ट्रिपलेट में वो होता है कर्ण। प्रीवियस ईयर कब कराओगे, जब तेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा गधे। सीधे चढ़ जा, सीधे रस्सी पे लटक जा तू। आओ भाई, आओ सुनाऊं। लो 6, 8 और 24, यहां पे 3 साइड है, तीसरी साइड है, इन तीनों का सम 24 के बराबर। ठीक है, इसका मतलब ये साइड 24 दे रखा है ना। अच्छा 8 नहीं है, 7 है, चलो भाई ठीक। तो 6 और 7 हो गया 13, 13 और 11 24, तीसरी साइड मुझे मिल गई 11। चलो भाई, अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये कोई ट्रिपलेट है? आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं है, 6 का होता है 36, इसका होता है 49, इसका 121, दोनों को जोड़ने पे 121 नहीं हो रहा। इसका मतलब ये ट्रिपलेट नहीं है। 6, 7 और 11 ये 3 भुजाएं दे रखी हैं, ये ट्रिपलेट नहीं है। अगर ये ट्रिपलेट नहीं है तो मुझे आप बताओ, फिर तो ना आप राइट एंगल ट्राइंगल और ट्रिपलेट बनाओगे। आपके सामने एक ही है, अब आप किसे याद करोगे? मैं हूं हीरो। हीरोन्स फॉर्मूले की मदद से आप इसका एरिया निकालोगे, और हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसी फॉर्मूले की मदद से इसे सॉल्व करना होगा। एस होता है सेमी पैरामीटर, मतलब पेरीमीटर का आधा। पेरीमीटर पहले से ही दे रखा है 24, 24/2, एस की वैल्यू आ गई 12। 12 वैल्यू यहां पुट करी अंडर रूट के अंदर, एक एक स्टेप लिख रहे हैं। 12 पहली साइड माइनस कर दो, 12 में से 6 गए 6, 12 में से 7 गए 5, 12 में से 11 गए 1। लिखने की जरूरत है नहीं, फिर भी हमने लिख दिया। ठीक है भाई, कर लो भाई सॉल्व। कैसे सॉल्व करोगे? 12 पंजे 60, ये 360 आ रहा है। 36 किसका स्क्वायर है? 6 का, तो 6 बाहर आ गया, अंडर रूट के अंदर 10 बचा, 6 अंडर रूट 2, 6 अंडर रूट 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपके सवाल का उत्तर है, यही एरिया है। आगे बढ़ जाएं, बोलो भाई कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है?
पता कैसे चलेगा ये ट्रिपलेट है? अबे तुम पागल वागल तो नहीं हो, भगवान कसम। मुझे कैसा पता चलेगा तुम भदौरिया हो, चौहान हो, भार्गव हो, कौन हो? तुम्हारे नाम से ही तो पता चलेगा। भाई ट्रिपलेट याद करनी पड़ती है। आपके सामने ये लिखा है 6, 7 और 11। अरे एक झटके में अपने मन में सोच लो, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 11 का स्क्वायर होता है 121। क्या 6 36 प्लस 49 21 के बराबर नहीं है? इसका मतलब ट्रिपलेट नहीं है। कैसे पता चलेगा? हाँ तेरे कान में आके बोलेगा कोई जो घूम रहा होगा ना एग्जाम, वो बताएगा बेटा इसका ए लगा ले। बच्चा पूछ रहा है 11 कैसे आया? देखो कितना कितना प्यारा बालक है ये। बेटा तू पढ़ाई क्यों कर रहा है? देखो एक है 6 साइड, दूसरी है 7, तीसरी साइड मुझे नहीं पता। अगर मैं इन तीनों साइड को जोड़ दूं, मान लीजिए इसे x मान लिया मैंने, तो तीनों साइड का सम होगा 24। ये है मेरी तीसरी साइड। 6 और 7 होता है 13, तो x इजिकल टू 24 में से 13 चला गया। हे ईश्वर मदद करो इस बालक की। तीसरी साइड निकल के आ गई 11। क्या होगा तुम्हारा? बड़े आंगे। बहुत क्यूट बच्चे हैं, देखो कितने क्यूट हैं। सर 11 कैसे आया? सर ये कैसे हो गया? सर मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कितना क्यूट बालक है, बताओ क्या करें इसका? क्या करें इसको? इसको 5-6 लाख रुपए दे दें हैं कि जा बेटे शॉपिंग कर? बताओ यार। तुम्हारे घर वालों ने तुमको ऐसे रखा होगा ना, बिल्कुल ऐसे एकदम, हमारे बच्चे के लग ना जाए, इसको हवा भी ना लग जाए, ऐसे रखा है बिल्कुल पलकों पे। अरे मेरी बच्ची, अरे मेरे बेटे। बच्चा बच्चा कह रहा है पापा हमारे घर में ये कहां से आया? कहां से क्या आया? पापा बाहर गया वही लेके आया। आगे चलें, बढ़ जाएं, खोपड़ी फोड़ देंगे तुम्हारी। सही बता रहे हैं, थोड़ा मन लगा के पढ़ लो। पता नहीं कहां ध्यान रहता है तुम्हारा। एक एक बात बिल्कुल धीरे 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 करके मैं समझाता हूं। ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। 11 कहां से आ गया, ये कहां से आ गया, वो कहां से आ गया? बताओ। बिल्कुल ऐसे रखा है, ऐसे। मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, कुछ हो ना जाए बेचारे को। मेरा एक दोस्त है, वो भी टीचर है। वो 9 बजे तो उसके पापा का कॉल आ जाता है। 9 बजे, 8:30 बजे। कहां है तू? किधर है तू? अरे भाई 8 बज रहा है। मतलब मैं कह रहा हूं ऐसे रखते हैं इस तरीके से, बट कोई बुराई नहीं है यार, बच्चों को अच्छे से रखना। हम तो पेडागोजी पढ़ते हैं। पेडागोजी का मतलब यह है 360 को कैसे तोड़े, ऐसे। 360 को कैसे तोड़े, ऐसे तोड़े। देखो 36 × 10, 36 किसका स्क्वायर है? 6 का, तो 6 अंडर रूट के बाहर आ गया, ठीक है, और अंडर रूट के अंदर 10 रह गया। ऐसे तोड़े। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, 3rd नंबर का, जिसको अपन बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल को हिंदी में कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अब नाम से पता चल रहा है कि जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं उसे अपन कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखो 2 भुजाएं, ऐसे ट्राइंगल की 2 भुजाएं बराबर होंगी। ये हो गया आपका ट्राइंगल। ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं, जैसे ये हो गई 2 बराबर भुजाएं, हम इसको डिनोट कर देते हैं ए से।
और जो तीसरी भुजा है, जो इसका आधार है, उसे हमने डिनोट कर दिया बी से। कहीं कोई दिक्कत है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई। अगर मुझे इस सवाल में पेरीमीटर निकालना होगा, परिमाप अगर मुझे निकालना है इस ट्राइंगल का, तो आप बोलोगे सर परिमाप का मतलब होता है इसकी बाउंड्री की लंबाइयों का सम, मतलब सम ऑफ द साइड्स, लेंथ ऑफ द साइड्स। तो आप बोलोगे सर ए को जोड़ा और बी को जोड़ा, तो ये हो गया 2a प्लस बी। ये तो क्या निकल के आ गया? इसका परिमाप निकल के आ गया। कहीं कोई दिक्कत तो है नहीं। डन है भाई? ठीक है। अगर इसका एरिया का फॉर्मूला होता है b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। ठीक है भाई। ये क्या हो गया इसका? ये इसका फॉर्मूला हो गया, एरिया का फॉर्मूला। डायरेक्ट इसका एरिया का फॉर्मूला याद रखिए, b/4 अंडर रूट के अंदर 4a² माइनस b²। ए यहां पर क्या है? ए वह भुजाएं हैं जो आपस में बराबर हैं, और बी इसकी तीसरी भुजा है। क्लियर है? एरिया, अगर इसकी हाइट आपको निकालनी हो, अगर इस ट्राइंगल की हाइट आपको निकालनी है, हाइट भी लिखा रहता है, एल्टीट्यूड भी लिखा रहता है, ये सब एक ही, कहीं कहीं किताब में एल्टीट्यूड लिखा रहता है, बट एक ही बात है, ऊंचाई की बात हो रही है। अगर आपको इस ट्राइंगल की हाइट निकालनी है तो उसका फॉर्मूला है 1/2 अंडर रूट में 4a² माइनस b²। इन फॉर्मूलों को याद रखिए। ठीक है? अब आप समझिए अच्छे से। मान लीजिए आपको पहली बात तो ये फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा कि सर ये क्या लिख दिया आपने और क्यों लिख दिया, ये कैसे याद करें b/4 अंडर रूट में 4a² माइनस b²। देखो, एक प्रॉपर्टी होती है इस ट्राइंगल की, एक प्रॉपर्टी है, ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो भुजाएं अगर बराबर हैं, समझना भाई, इस ट्राइंगल को अच्छे से समझना, ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो बराबर भुजाएं हैं और सामने की भुजा हो गई बी, ये लीजिए बी। अगर यहां से मैं इस शीर्ष से सामने सामने की तरफ एक लंब खींचूं, लंब का मतलब होता है 90 डिग्री की लाइन, एक ऐसी लाइन जो 90 डिग्री बनाए, जिस पे भी टकराए उस सतह पे 90 डिग्री का एंगल बनाए, मतलब सीधी रेखा। तो ये क्या है? 90 डिग्री का एंगल बना रहे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो दो बराबर अगर भुजाएं हैं, जैसे ये मान लीजिए ये भुजाएं हैं, ये दोनों अगर बराबर हैं, तो इनका जो वर्टेक्स है, ये पॉइंट शीर्ष, यहां से सामने अगर हम एक ड्रॉ कर रहे हैं परपेंडिकुलर, तो वो परपेंडिकुलर इस भुजा को दो बराबर भागों में काटेगा। और ऐसा परपेंडिकुलर जो सामने की साइड को दो बराबर भुजाओं में तोड़ दे, उसे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हिंदी में कहते हैं लंब द्विभाजक। तो इसका मतलब ये तो हो गई b/2 और ये भी हो गया b/2। बोलो हाँ या ना, यस और नो। और ये क्या हो गई? इसकी हाइट। बताओ, तो क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल नजर नहीं आ रहा आपको? ये देखो, एक राइट एंगल ट्राइंगल नजर नहीं आ रहा? b/2, ये हो गया हाइट और ये हो गया a। केवल इतना ट्राइंगल अगर मैं देख लूं तो, और राइट एंगल ट्राइंगल की अगर मैंने प्रॉपर्टी लगा दी, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? h का स्क्वायर प्लस b/2 का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाँ या ना? बताओ मुझे। ठीक है, तो h² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a² माइनस b²/4। बताओ भाई, कहीं कोई दिक्कत है? और यहां पे अगर 4 का मल्टीप्लाई कर लें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? h² इज इक्वल टू 4a² माइनस b²/4। हाँ या ना? और अगर h² की जगह इधर लाके अंडर रूट लगा दें तो h इज इक्वल टू क्या निकल के आया? 1/2, क्योंकि 4 का तो 2 निकल आया बाहर, और अंडर रूट के अंदर क्या आया? 4a² माइनस b²। ये जो फॉर्मूला है हाइट का, वो फॉर्मूला बना कैसे, यहां पे मैंने उसको इलेबोरेट कर दिया कि ये बनता कैसे है। ऐसे बनता है,
ये बना कैसे, इस तरीके से बना। और आपको इस बात का पता है बच्चों कि एरिया इज इक्वल टू, ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो अगर हाइट का फॉर्मूला ये है और बेस इसका क्या है, बी, तो अगर मैं यहां पे वैल्यू पुट कर दूं, बेस की जगह मैंने बी रख दिया और हाइट की जगह 1/2 अंडर रूट 4a² माइनस बी स्क्वायर, तो एरिया क्या निकल के आ गया, b अपॉन 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई हो गया 4a² माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ जो आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला है, ये जो एरिया का फॉर्मूला है ये क्या है, हाफ बेस इंटू हाइट ही है। समझ में आ गया। चलो कल इसके सवाल देखेंगे, ठीक है। मैंने इसको बहुत ही अच्छे से समझा दिया कि आइसोसेलेस ट्राइंगल का फॉर्मूला बन कैसे रहा है। अब आप कभी भी इसके फॉर्मूले को भूलोगे नहीं, ठीक है भाई। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कल मिलते हैं, बाय बाय।